अब बात कर लेते हैं महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक संशोधन को लेकर। दरअसल पिछले दिनों लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाने के कारण पारित नहीं किया जा सका। ये विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव के लिए लाया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान प्रस्तावित था। इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी था, लेकिन यह आंकड़ा हासिल नहीं हो सका। वोटिंग के दौरान इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि समर्थन में वोट अधिक थे, फिर भी ये संख्या आवश्यक 2/3 बहुमत से कम रहा, जिसके कारण ये विधेयक गिर गया। इस स्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास अपने दम पर इतना समर्थन नहीं था कि वो इस संवैधानिक संशोधन को पारित करा सके। इस विधेयक के साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण बिल भी जुड़े हुए थे, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। इनमें से एक का उद्देश्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करना था, लेकिन चूंकि मुख्य संविधान संशोधन विधेयक ही पारित नहीं हो सका, इसलिए सरकार ने इन दोनों विधेयकों को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों में लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना शामिल थी, जिसे विपक्ष की नाराजगी की वजह से अब पारित नहीं किया जा सका। अब इस पूरे लबोलबाब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे बिल पारित हो जाए तो मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूं, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक भी आपको दे रहा हूं। फिर भी विपक्ष के कई सवाल थे और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की अपील तमाम लोगों को दरकिनार किया गया। विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए थे कि इसमें ये कमियां हैं, सरकार की मंशा कुछ और है, जबकि महिला आरक्षण देने की सरकार की कोई मंशा है नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप सीट रिजर्व करा देंगे तो महिलाओं में आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा, आपकी वो सास बहू वाली तो हार ही गई, यानी स्मृति ईरानी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, वो लिखकर भी दे तो भी हमें उन पर भरोसा नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब ये नया विधान ला रहे हैं, जिस जगह हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वहां लोकसभा की सीटों को कम कर दो और जिस जगह हम चुनाव जीतते हैं वहां सीटें बढ़ा दो। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से परिसीमन लागू करने के लिए लाया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार 50% आरक्षण लाए या फिर पुराना वाला ही लागू करे, हम लोग समर्थन देने को तैयार है। यानी प्रियंका गांधी का कहना जो 2023 में सरकार ने बिल पारित करवाया था उसे ही लागू कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में सरकार ने लागू नहीं किया। अब बड़ा सवाल ये भी है कि सभी राज्यों की सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी। लोकसभा की कुल सीटें 815 होंगी और महिलाओं के लिए 272 सीटें आरक्षित होंगी। ये अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है, उन्होंने कहा कि परिसीमन होने से महिलाओं की सीटें बढ़ जाएगी और उन्हें आरक्षित किया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि वो 3 कौन से कानून थे जिससे विपक्ष की वजह से पारित नहीं किया जा सका। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 था पहला। दूसरा विधेयक था संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और तीसरा विधेयक था परिसीमन विधेयक 2026, जो तीनों वहां पे पारित नहीं हो सका। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 2023 के नारी शक्ति वंदन कानून में क्या क्या कमियां हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इसके लिए 2027 की जनगणना और परिसीमन कराना जरूरी है। 2011 की जनगणना को आधार माना जाए। सरकार की तरफ से ये भी तर्क दिया गया कि 2011 की जनगणना को हम आधार मानेंगे। 2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू हो जाए, ये भी कहा जा रहा था। 2029 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो सकता था, लेकिन अब ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा तर्क भी विपक्ष का ये भी था कि इसके पारित होने से उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष बढ़ सकता है, ये भी कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से। जैसे कि ये कहा जा रहा था कि यूपी में मान लीजिए अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, 2011 के आधार पर परिसीमन हुआ तो ये सीटें बढ़कर 138 हो जाएगी लोकसभा की, जबकि अगर 1971 को आधार बनाया जाए तो 124 सीटें होंगी। उसी तरह से अगर केरलम की बात करें तो केरलम में अभी 20 लोकसभा सीटें हैं,
2011 के आधार पर यहाँ परिसीमन हुआ तो 23 सीटें हो जाएगी, यानी 3 सीटें बढ़ जाएगी। जबकि 1971 को आधार बनाया जाए तो 31 सीटें हो जाएगी, यानी 11 सीटें बढ़ जाएगी। वहीं दक्षिण के अगर 4 राज्य की बात करें, जिसमें तमिलनाडु है, केरलम है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तो इन 4 राज्यों में लोकसभा की मौजूदा समय में 129 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन के बाद यहाँ पे 71 सीटें बढ़ जाएगी और अभी 200 लोकसभा सीटें हो जाएगी अगर परिसीमन हुआ तो। विपक्ष को यही आपत्ति है कि दक्षिण भारत में सीटें कम हो रही है, कम बढ़ रही है, जहां पे बीजेपी कमजोर है। वहीं उत्तर के राज्यों की बात करें, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, यहाँ अभी मौजूदा समय में 174 सीटें हैं। परिसीमन हुआ तो 96 सीटें और बढ़ेगी और टोटल 270 लोकसभा सीटें हो जाएगी। अब असली लड़ाई यहीं पे है। विपक्ष का कहना है और दक्षिण के लोगों का कहना है कि बीजेपी यहाँ मजबूत नहीं है, इसलिए परिसीमन करके वो चाहती है कि जहां वो मजबूत है, यानी हिंदी भाषी राज्यों की सीटें बढ़ा दी जाए और 2029 में सत्ता सुरक्षित किया जाए। ये विपक्ष का कहना है और सरकार का कहना है, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल है, परिसीमन से बदलेगा क्या? तो देखिए, अभी एक संसदीय सीट पर लगभग 25 लाख वोटर होते हैं। परिसीमन के बाद इसका आंकड़ा घटकर 15 से 17 लाख हो जाएगा। इससे एससी, एसटी और महिलाओं की सीटें भी बढ़ जाएंगी। अभी देश में अगर बात करें तो एससी की 84 सीटें हैं, परिसीमन के बाद 126 हो जाएगा, यानी यहाँ भी बढ़ेगा। वैसे ही एसटी की देश भर में 47 सीटें रिजर्व है, परिसीमन के बाद ये 70 सीटें हो जाएंगी। जबकि देश में अभी 74 महिला सांसद है, परिसीमन के बाद ये बढ़कर 273 महिलाओं की सीटें आरक्षित हो जाएगी। ये सरकार का तर्क है, विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। अब अगर बात कर लेते हैं संसद में महिलाओं की संख्या कितना रहा है, तो साल 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो उस दौरान मात्र 4.4% ही महिलाएं सांसद बनकर गई थी, यानी कुल 22 महिला सांसद। अब जब 77 साल हो गए, 2025 चल रहा है, 2025-24 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान अगर आप देखें तो टोटल 74 महिला सांसद जीत कर गई, यानी कुल 13.6%, यानी डबल ट्रिपल हुआ है, यानी 4% और अब 13%। अब अगर अलग अलग देशों में महिला सांसदों का परसेंटेज देखें, प्रतिशत देखें, भागीदारी देखें, तो स्वीडन में 40% है, नॉर्वे की बात करें तो 40% है, दक्षिण अफ्रीका में 45% है, ऑस्ट्रेलिया में 38% है, अमेरिका में 29% है, भारत में मात्र 15% है, जबकि जापान में 10%, बांग्लादेश में 21%, पाकिस्तान में 20%, भारत में 15% और श्रीलंका में 9.8%, अफगानिस्तान में 0 है, तालिबान की 27%। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग देशों में क्या कुछ महिलाओं की स्थिति है। अब अगर बात कर लेते हैं कि पिछले चुनाव में, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में महिलाओं की स्थिति किन किन पार्टियों में कितने उम्मीदवार रहे, तो बीजेटी यानी बीजू जनता दल 33% महिलाओं को सीट दिया था, आरजेडी 29%, तृणमूल कांग्रेस 25% और समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दिया, जबकि बीजेपी मात्र 16% और कांग्रेस 13%। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है महिलाओं को अधिकार देने की, लेकिन दोनों सबसे नीचे, जबकि उससे ज़्यादा आरजेडी है, बीजेडी है, समाजवादी है, इन तमाम दलों तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वही सबसे ज़्यादा कम दिया। अब सवाल है लबुलबाब कि जब सरकार को पता था कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, फिर ये विधेयक लाया क्यों गया? और अगर सरकार को लाना ही था तो विपक्ष के साथ बैठक करके सहमति क्यों नहीं बनाई गई, ताकि बैठक में भी विपक्ष के संशय को दूर कर लिया जाता? सवाल ये भी है कि अब सरकार का ये विधेयक पारित नहीं हो सका तो क्या बीजेपी अपने सभी सरकारों के मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम हितैषी हैं, महिलाओं को हम देकर रहेंगे। ठीक है, कानून पारित नहीं हुआ, आप लागू कर दीजिए, कौन रोका है? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी में तो ये तमाम चीज़ें लागू हो सकती है। पार्टी में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित बीजेपी क्या कर सकती है? ये बड़ा सवाल है, ताकि ये संदेश दिया जाए कि बीजेपी वाकई में महिलाओं की हितैषी है, वाकई में महिलाओं के हित में चाहती है। विपक्ष नहीं चाहता, लेकिन कहीं से तो शुरुआत किया जाए। तो बीजेपी क्या ये करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हर मुद्दे की बात में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।